हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे यूपी टेट जो 2014 में हुआ था। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, इसमें प्राथमिक स्तर से चल रहा है। इसमें गणित का कुल 30 क्वेश्चन है। कुल 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे साथियों, यूपी टेट 2014 में जो प्रश्न था गणित का, प्रश्न पत्र था तो गणित का, जिसमें 30 प्रश्न आते हैं। प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। और उसमें प्यारे साथियों पहला प्रश्न क्या है, आइए अब उसको देखते हैं। तो आप स्क्रीन में देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है। दिया गया है प्यारे साथियों कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। चारों विकल्पों को आप लोगों ने देखा, प्रश्न को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा। तो प्यारे साथियों, इसका यानी कि जो 91 नंबर का क्वेश्चन है, 91 कहिए या प्रश्न पत्र में, यूपी टेट के प्रश्न पत्र में 91 नंबर पे वह क्वेश्चन होता है। कहाँ पे होता है? 91 नंबर क्वेश्चन पे होता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें सॉल्व करा रहे हैं, वहाँ पे क्या लिख देख सकते हैं प्यारे साथियों, एक भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। कि तो ध्यान से समझेंगे सॉल्यूशन में इसका। हम जानते हैं प्यारे साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्या होती हैं। आपको खुद पता है, अनगिनत होती हैं, बहुत सारी होती हैं। हम इस मतलब कि इस टॉपिक को परिमेय और अपरिमेय के बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा कर चुके हैं। अगर परिमेय और अपरिमेय का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पे प्ले लिस्ट में वहाँ पे देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि किन्हीं दो, क्या लिखना आपको, क्या समझना, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। बस इतना जान लीजिए, अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 1 यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत को हम बहुत सारी अनगिनत भी कर सकते हैं। यार आप प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन उम्मीद करते हैं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अब प्यारे साथियों, इस पे एक हम विचार विमर्श और कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। आइए इसी टाइप से मान लीजिए एक प्रश्न और बनता है, उसको हम समझा देते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि मान लीजिए ए और बी कोई दो परिमेय संख्या हैं। क्या है, मान लीजिए प्यारे साथियों पूछ दिया ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, तो इनके बीच की n वीं परिमेय संख्या क्या होगा, इनके बीच की कौमी n वीं परिमेय संख्या क्या होगा। तो सूत्र होता है प्यारे साथियों, इस सूत्र को आप लोग रट लीजिए। सूत्र क्या होता है an प्लस क्या b अपान n प्लस 1। इसी प्रकार से निकाल लेते हैं, जहाँ a पहली परिमेय संख्या और b नहीं कहेगा, जैसे पैसे कहेगा 4/3 कामा 7/5 के बीच की 10वीं परिमेय संख्या कौन है, क्या ज्ञात कीजिए। 10वीं परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। तो 10वीं यानी n का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और a का मान होगा 4/3 और b का मान होगा पैसे 7/5। इसी पे रखेंगे सूत्र पे और गुणा जोड़ घटाना भाग करेंगे। अब सवाल को यहीं चुटकी में लगा देंगे। अगर परिमेय और अपरिमेय का बेहतरीन तरीके से नॉलेज चाहिए आप लोगों को, तो मेरे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में परिमेय और अपरिमेय का नाम की फाइल बना है, उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्यारे साथियों, हम लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी कि उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी 92 नंबर के प्रश्न, 92 नंबर का प्रश्न है। देखिए गौर से, यदि 65 और 117 का मौसम कहा है, 65 और 117 का मौसम कितना, 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो यम का मान है, यम का क्या मान है। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 1 और ऑप्शन डी दिया है प्यारे साथियों 3। तो देखिए कि ध्यान से समझेंगे। 65 देखिए 65 है और क्या है 117 है। 65 और 117 के मौसम को यानी कि किसके, यानी कि HCF को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, लिख सकते हैं 65 यम माइनस 117। गौर से देखेंगे आप सभी लोग। कहा गया प्यारे साथियों कि 65 और 117 के HCF जो निकला है प्यारे साथियों, लिख सकते हैं 65 यम माइनस 117। HCF मतलब मौसम,
तो यम का मान क्या होगा, हमको पता करना प्यारे साथियों यम का मान क्या होगा। पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया। अब आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वास्तव में बताइए, प्रश्न कहता है कि 65 यम माइनस 117 है मौसा किसका, 65 और 117 का। तो आप सही बताइए 65 और 117 का मौसा कितना है तो कितना है, बताइए, आप गौर से बताइए। तो प्यारे साथियों नहीं पता तो मौसा निकाल लेंगे। तो मौसा कैसे निकाला जाता है, देखिए एकदम बच्चों वाला खेल, बच्चों के जैसे पढ़ा जाता है उस प्रकार से बताएं। 65 है, 5 से कटे 3, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा का नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से करने 5, 5 15 यानी कि 13 का 13 करने 13 हो जाएगा। उसके बाद 117 को प्यारे साथियों किससे काटेंगे, 3 से कटेगा। तो 3 से काटिए, 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27, कोई दिक्कत, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9, 2 11, 3 से काटिए, 3 करने 3, 3 त्रिक 9 यानी 13 करने 13 हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों मौसा निकाल लिए, मौसा जो दोनों में मिला, दोनों में क्या मिला, 13 13 मिला, तो हमारा हो गया मौसा क्या 13। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं, हम कहते हैं मौसा 13 है, आई कहता 65 यम माइनस 117 है। अब 117 यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 13 प्लस 117 बराबर 65 में क्या हो जाएगा यम। तो 117 में 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 30 हो जाएगा। 130 बराबर 65 यम, तो यम को उधर रहने दीजिए, इसको पक्षांतर कर लीजिए, यानी कि 130/65 हो जाएगा। तो क बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यम का मान कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको समझ में आया है, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में। प्यारे साथियों अगर पढ़ाया वो समझ में आए, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों एक वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि वीडियो को बनाना, वीडियो को काट के पीट के करके अपलोड करना, जान लीजिए बहुत मेहनत लगता है। तो प्यारे साथियों लाइक भी आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक भी जरूर करें। लाइक, आपके एक लाइक से प्यारे साथियों हमारा हौसला बढ़ता है और भी बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए मन करता है प्यारे साथियों, और कोई बात नहीं है। तो ये रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर दूसरे का सॉल्यूशन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। प्यारे साथियों एक बार बता देते हैं आप लोगों को पक्षांतर का नियम, क्या बताते हैं आपको, पक्षांतर का नियम। देखिए इसमें कुछ है नहीं, इस प्रश्न में कुछ भी है नहीं, पक्षांतर का नियम आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 यानी कि 92 नंबर आपको समझ में आया। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्यारे साथियों अब आ गया प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, गौर से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिया गया है प्यारे साथियों। तो दिया है प्यारे साथियों, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो प्यारे साथियों इस सवाल को करने से पहले इसमें 2 चीज़ दिया गया। एक क्या दिया है, योज्य प्रतिलोम, क्या दिया गया है, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है। एक दिया है प्यारे साथियों गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब क्या होता है। जब तक इसका आप मतलब और अर्थ, शाब्दिक अर्थ समझ नहीं पाएंगे कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, तब तक सवाल को बना नहीं पाएंगे। तो प्यारे साथियों योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है क्या, समझिएगा, चिन्ह बदल लेना, बात समझे, चिन्ह बदल देना। अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस में, है ना, बात समझिएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह बदलना। अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसको किस में लिखेंगे, माइनस में। अब कोई माइनस में दी गई संख्या हो तो उसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस होगा। यानी इसका मतलब होता है चिन्ह बदलना। क्या होता है, चिन्ह बदलना, इसका मतलब यही होता है, चिन्ह बदल देना योज्य प्रतिलोम होता है और कुछ नहीं होता। बस आपको इतना रट लेना है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है प्यारे साथियों चिन्ह बदलना। उम्मीद करते हैं यह बात हमारी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई है ना। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम, उल्टा कर देना। क्या करना, उल्टा, चिन्ह बदलना, उल्टा करना, उल्टा करना। देखिए जैसे कहने का मतलब और कोई कह दिया a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे b/, क्या हो जाएगा, a होगा।
गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा का उल्टा भाग, गुणा का उल्टा भाग। योग प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, योग योज का मतलब योग, योग का उल्टा हटाना। बात समझ में आ गई है। तो अगर मान लीजिए प्यार जाती हूँ यहाँ पे कोई कह दे 4/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चिन्ह को हम विपरीत कर देंगे, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उल्टा कर देना होता है, उल्टा करना होता है। तो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ें आप लोग और तब हल करें। क्या कहा, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम 5/19 है ना, 5/19 और इसके योज्य प्रतिलोम यानी कि -5/19 का गुणा कराइए। पहले क्या कहा, गुणा कराइए। 5/19 प्लस में है ना, तो उसको माइनस में कर दिया। तो ये क्या है, वह संख्या इसका योज्य प्रतिलोम है। अब इनका गुणा कराएंगे तो 5×5 = 25 -25 और 19 में 19 के गुणा 300 कितना देगा, 61 -25/361 हो गया। अब बोला है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए क्या होगा। तो प्यारे साथियों का गुणात्मक प्रतिलोम हम आराम से लिख सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम आराम से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथियों आपको पता है गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -361 कितना 25। देखिए जो ऊपर व नीचे पलट देना है, उल्टा कर देना, पलट देना है। जो अंश था वो हर बन जाएगा, जो अंश था हर था वो अंश बन जाएगा, उल्टा कर देना और चिन्ह माइनस का जो करते हो लगा देंगे। तो प्यारे साथियों आपको उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। यानी कि विकल्प नंबर क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए। तो प्यारे साथियों विकल्प नंबर ए आप लिख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा -361/25। तो प्यारे साथियों उम्मीद है पूरा कि आप लोग इस सवाल को, इस कंसेप्ट को समझे हैं। देखिए पूरा कंसेप्ट के साथ इस सवाल को बताया जा रहा है। 5.47 गुणे 5.47 माइनस 5 देखिए 4.53 गुणे 4.53 आप बटे में 0.94 का सरलीकृत मान है। इतना सरल क्वेश्चन है, आप अगर एग्जाम में आ जाएगा ना तो कुछ ना करना, क्या करना भैया, टिक लगा दो। यानी ऑप्शन ए 10 सही है। कैसे, आइए देखिए, तुरंत देखिए, है ना। 1 नंबर पाना तो तुरंत देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे साथी कंसेप्ट नंबर 1, पहला कंसेप्ट इसमें क्या आपको सीखना है, देखिए जौन संख्या है ना वह संख्या यहाँ पे है। यानी कि एक संख्या, यानी कि एक प्रकार का संख्या का 2 बार गुणा किया गया। देखिए 2 प्रकार नहीं है, यानी दोनों संख्या देखिए एक जैसे है, ये भी एक जैसे है। तो प्यारे साथियों ये देखिए अगर a² - b² अब बटे में है a + b, है ना। अगर a² - b² में a + b से भाग करेंगे ना तो आंसर आ जाता है a - b। यदि प्यारे साथियों पुनः सुनिएगा, a² - b² में यदि आप a - b से भाग करते हो तो आंसर के रूप में a + b आएगा। माइनस वाले से भाग तो प्लस वाला उत्तर, माइनस वाले से भाग तो प्लस वाला उत्तर, प्लस वाले से भाग तो माइनस वाला उत्तर। के में a² - b² में कोई दिक्कत है नहीं। तो प्यारे साथियों आप बताओ हूबहू है कि नहीं उसी प्रकार से। यानी कि क्वेश्चन क्या है, 5.47 गुणे 5.47 तो 2 बार गुणा तो इसका वर्ग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस लगा लो। 4.53 2 बार गुणा तो 4.53 का स्क्वायर लिख सकेंगे और नीचे का जो करते हो तो जो करते हो लिखेंगे 0.94, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है, आपको पता ही नहीं पता है कि a² - b² का फार्मूला होता है एक कोष्ठक में a + b और एक कोष्ठक में a - b। एक बार जोड़ के एक बार घटा के, कोष्ठक में एक बार जोड़ के एक बार घटा के। माइनस है, थोड़ा गौर कीजिएगा, माइनस है, आपको याद होगा पूरा उम्मीद है। तो उसी प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5.47 प्लस 4.53 एक कोष्ठक में और दूसरा का कोष्ठक में 5.47 माइनस 4.53 अब बटा में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 0.94 हो गया। अब बताइए क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, इसको जोड़िए तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10.00, इसको जोड़ेंगे तो 10.0 आगे इसको घटाएंगे तो 0.94 हो जाएगा प्यारे साथियों। आप बटे 0.94 हो जाएगा तो 0.94 से 0.94 को गया तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया। देखिए 7 में से 3 गया 4, देखिए 7 में से 3 गया 4
14 में से 5 गया 9 और 4 में 4 गया 0। इससे कट के नहीं कटा तो बचा क्या आपको 10.00। आप 10.00 को लिख सकते हैं 10, यानी कि विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूरा उम्मीद है कि इस बेसिक से भी और डायरेक्ट आपको कीजिए। बस आपको याद रखना है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर प्लस वाले से भाग तो माइनस वाला बचेगा, और माइनस वाले से भाग तो प्लस वाला उत्तर होगा। उम्मीद है कि प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 5वें नंबर के प्रश्न। दिया है 5, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है, तो इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 है। जान लीजिए कि इन तीनों का प्रतिमाह सम्मिलित आय दिया जोड़ के दिया 74,700 है। तो सी की आय है क्या, सी की आय क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 50,000 रुपया, ऑप्शन बी दिया है 45,000 रुपया, ऑप्शन सी दिया है 25,000 रुपया और ऑप्शन डी दिया है 35,000 रुपया। तो प्यारे साथियों आइए अब इस प्रश्न को हम अच्छे तरीके से इसको बनाते हैं। 3 लोग हैं, 3 लोगों की बात की गई है प्यारे साथियों। पहला शर्त में दिया है ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। तो प्यारे साथियों हम ए की बात करेंगे, ए और किसकी पहले बात करेंगे, बी की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ए आना जिसके पीछे से उसका मान क्या 100, अगर बी 100 है तो ए का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं। 20% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अनुपात के नियम से इसको प्यारे साथियों हम बना देते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पीछे से उसका मान बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि नहीं कहा, ए की मासिक आय बी के मासिक आय से कितना 20% अधिक है। अधिक कहेगा तो जोड़ के, कम करता तो घटा के, केमन से जोड़ के केमन से घटाते, 100 में से जोड़ के और 100 में से घटा के। अब क्या कहा, अगला स्टेप कहा है तो उसको भी हम अनुपात में लिख लेंगे। बी और सी का कहा है कि जो बी का मतलब कि आय है वह सी की आय का को परसेंट है, 30% है। सी की आय का को परसेंट है, 30% है। तो इसमें भी प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, सी को मान लेंगे 100, तो इसका 30% यानी कि कितना हो जाएगा 30 अनुपात में। ये भी बन गया। देखिए 0 से 0 कटा नहीं कर, 0 से 0 कटा यानी छोटा काटेंगे। अब काटेंगे कैसे, 2 से, 2 छक्का 12, 2 50 10, यानी कि हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। इसका प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ये अब कटेगा नहीं तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा। अब आप निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात और सी भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए के नीचे देखिए ए का मान कितना है 6 है, तो बी का मान कितना प्राप्त हुआ प्यारे साथियों 5 प्राप्त हुआ। तो बी के नीचे हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब इसमें बी का मान कितना है 3 है, तो बी के नीचे 3 और सी के बगल में क्या है 10 है, तो 10 इसके लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे जगह खाली नहीं क्या है, तब बगल वाला एडजस्ट कर लेता है। 5 यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे क्या भर देंगे 3 भर देंगे और आपस में करा देंगे गुणा। 6 त्रिकी 18 अनुपात 5 3 15 अनुपात 10 25 50 हो जाएगा। यानी आ गया उनके मासिक आयों का अनुपात 18 अनुपात 15 अनुपात कितना 50 आ गया। प्रश्न कहता है इन तीनों की मासिक यानी कि प्रति माह है जो सैलरी है उनकी सम्मिलित रूप में 74,000 कितना है 700 है। हम कहते हैं पैसे तो नहीं, इतना नहीं है, इन तीनों को जोड़ लीजिए। तो 50 10 7 10 70 और 70 10 80, 80 3 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 83, यानी कि अनुपात में कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। प्रश्न बोलता है यानी कि सम्मिलित आय यानी टोटल मासिक का 74,700 है, अनुपात वाला बोला है कितना है 83 है। तो अनुपात 83 का मान कितना 74,700, तो अनुपात 1 का मान हम निकाल सकते हैं प्यारे साथियों कितना होगा 74,700 और भागा में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 83 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 83 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा प्यारे साथियों, है ना। देखिए 83 किलो आलू का दाम कितना है 74,700 है, तो 1 किलो आलू का दाम निकालना, 1 किलो निकालना तो भाग देना, बस वही है, कुछ नहीं है। अब इसको काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 900, यानी कि अनुपात 1 का मान निकाल लिया हम लोगों ने कितना 900। तो आप बताइए किसका पूछा है, तो प्रश्न में पूछा पैसे साथियों सी की आय, तो सी की आय अनुपात में कितना है 50 है, तो अनुपात 50 की मान निकाल सकते हैं। तो 1 का मान 900 है, तो 50 का मान कितना हो जाएगा 900 गुणे 50, 9 पचे कितना 45,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों गौर से समझिएगा आप लोग कि सी का हम किसका निकाले हैं हम प्यारे साथियों सी की आय, सी की क्या निकाले आय, तो सी की आय हो जाएगा 45,000 रुपया। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों इस प्रश्न को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पुनः समझ लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को पढ़ेंगे, बड़ा प्रश्न है, हम कह रहे हैं कि प्रश्न को जो दिया है
वह बड़ा है, पढ़ने में आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल जो है बहुत सरल है। कुछ ना कीजिए, कहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, तो जिक्र लिखे पीछे 100, उसका मान 100, तो बी का मान 100 मान लिया, तो इसका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, तो अब 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 5 बार में, तो 6:5 आ गया। अब अगला दिया प्यारे साथियों किसका, बी और सी का, तो बी और सी को अनुपात बना लेंगे। कहा है बी सी जो बी का आय है, बी के आय का को परसेंट है 30% है, तो अगर बी सी मानते हैं 100, तो बी कितना 80, बी कितना होगा 30 हो जाएगा। 0 से 0 कटा अनुपात में बना लिया। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। बोला है प्रश्न कहता है 74,700 कुल टोटल का, मतलब कि मासिक जो सैलरी है उसका वेतन है, कुछ भी कर सकते हैं, 74,700 है। हम कहते हैं अनुपात में 83 के बराबर, अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो अनुपात 50 का मान निकालेंगे, क्योंकि सी का अनुपात में 50 दिया है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब लेते हैं अगले प्रश्न कि यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो, तो इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई है। प्यारे साथियों झील की गहराई पूछा है, तो मान लेंगे प्यारे साथियों झील की गहराई कितना है, ये अच्छा है। माना झील की गहराई प्यारे साथियों कितना है, 100 मीटर है। सब मीटर में दिया तो इसको भी मीटर में मान लेंगे, 100 मीटर है। झील की गहराई कितनी है, 100 मीटर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद प्यारे साथियों क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई कितना है 40 मीटर है, लंबाई कितनी है प्यारे साथियों 40 मीटर है, तो लिख देंगे 40 मीटर। अब क्या है, चौड़ाई कितनी है प्यारे साथियों, चौड़ाई दिया है आपके पास कितना 10 मीटर, तो 10 मीटर हम लिख सकते हैं। उस झील में पानी जो है प्यारे साथियों, पानी 1200 घन मीटर पानी है। उस झील में पानी कितना है 1200 घन मीटर। तो पानी देखिए, झील में पानी का आयतन, झील में पानी का आयतन दे दिया है प्यारे साथियों, आयतन 1200 घन मीटर है। देखिए कहीं पे अगर घन मीटर में आया तो जान लीजिए कि आयतन की बात किया है। तो आयतन, तो झील का आयतन का फार्मूला क्या बनेगा, झील है तो झील में क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। ऊंचाई बोले तो गहराई है। तो किसी का भी अगर आयतन निकालना है प्यारे साथियों, तो उसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई कहिए ऊंचाई कहिए, ये कितना दिया है 1200 घन मीटर। चलिए लंबाई कितना है 40 है, तो 40 लगा देंगे, और चौड़ाई कितना प्यारे साथियों 10 है, तो 10 एच है, तो एच मतलब कि एच का मान कितना माने, गहराई कितना माने हैं, गहराई की चाहे ऊंचाई बात बराबर है ना। तो कितना यक्स है, तो यक्स मान आ लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 1200, तो 1200 हो जाएगा। तो देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 और 4 3 12, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको समझ में आया है, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न नंबर 6 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है, तब देखिए ABCD, थोड़ा सा फिगर थोड़ा बोर्ड पे बनाते हुए, नहीं समचतुर्भुज मान लेते हैं इसको, समचतुर्भुज है, तो इसमें से बताइए कौन सा कथन क्या है इसके लिए सही है। तो प्यारे साथियों दिया ऑप्शन AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर 2AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर 4AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर। प्यारे साथियों विकल्प आप पढ़े तो आपको क्या अनुभव हुआ, क्या मतलब मिला आपको। AC क्या है, यहाँ पे A से C क्या है, विकर्ण है, और B से D क्या है, तो B से D प्यारे साथियों हमारे पास विकर्ण भी है, दोनों विकर्ण है। तो प्यारे साथियों आप जानते होंगे समचतुर्भुज के बारे में, एक समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा यानी कि सभी भुजा आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। अगर यानी कि AB भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा तो BC भी 5 का होगी, और CD भी 5 का होगी, और AD भी 5 सेंटीमीटर का होगी। यानी इससे क्या मिला कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समांतर वह क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बात समझ में आई है, यानी सभी भुजा पर बराबर है, लेकिन दोनों विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं, दोनों विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं, बात समझिए। लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और समद्विभाजित भी करती हैं। अगर जान लीजिए BD जो है ना, BD समझिए, BD और AC एक दूसरे को बिंदु O पे काटा कि नहीं काटा है, तो OD जो है
ओ बी के बराबर होगा, ओ सी ओ ए के बराबर होगा। अगर पूरा ए सी 8 सेंटीमीटर का होगा तो ओ से सी 4 और ओ से ए 4 सेंटीमीटर की होगी। प्यारे साथियों, हमारे कहने का मतलब यही है, आपको यह बात याद रखनी है। सभी भुजा समान होती है लेकिन दोनों विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और क्या होता है, समकोण पे काटते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। प्यारे साथियों, इस मतलब कि जो दिया है संबंध दिया है प्यारे साथियों, एक संबंध होता है समांतर जो होता है समचतुर्भुज। बात समझिएगा, जो समचतुर्भुज होता है उनके विकर्णों का वर्ग कर दें, दोनों विकर्ण है, दोनों विकर्णों का योग कर देंगे, वर्ग करके योग करेंगे तो उनके एक भुजा के वर्ग के 4 गुने के क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब समझिए। अगर प्यारे साथियों अभी इसको हम डिटेल से बताएंगे लेकिन ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सूत्र होता है प्यारे साथियों कि ए सी का वर्ग धन बी डी का स्क्वायर बराबर 4 ए बी का स्क्वायर। हम जानते हैं प्यारे साथियों समचतुर्भुज में भुजा का वर्ग, भुजा के वर्ग के 4 गुने इसके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। प्यारे साथियों कैसे होता है, आइए उसको सीखते हैं। प्यारे साथियों देखिए, हम जानते हैं क्या समचतुर्भुज नियम क्या है कि ए बी जो है वह बी सी के बराबर होगा। अब बी सी और सी डी आपस में बराबर होंगे, यानी कि सी डी भी बराबर होगा और प्यारे साथियों ए डी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी सभी भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन प्यारे साथियों जो हमारे पास ए सी विकर्ण है, कौन है विकर्ण हमारे पास जो पूरा डिटेल समझिए, विकर्ण जो ए सी है वो बराबर नहीं होगा किसके, कोई जरूरी नहीं बराबर होगा, यह किसके बराबर, बी डी के बराबर होगा। लेकिन एक बात है, एक सत्य तो पता है कि जो विकर्ण होते हैं प्यारे साथियों उनके एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। यानी कि प्यारे साथियों जो बी डी है तो नहीं, पहले ए सी को लिखेंगे। ए सी को प्यारे साथियों लिख सकते हैं ए सी को लिख सकते हैं क्या, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए और ओ सी लिख सकते हैं ए सी को। चूंकि ए सी बराबर, चूंकि ओ ए और ओ सी आपस में क्या होते हैं, ओ ए और ओ सी आपस में बराबर होते हैं प्यारे साथियों, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए और प्लस ओ ए, दोनों को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए तो जरा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ, यानी ओ सी जो है ओ ए के बराबर होगा तो हम ओ सी की जगह ओ ए लिख सकेंगे। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओ ए। अब ओ ए को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा आधा किसके, ए सी का, है ना। इसी प्रकार से प्यारे साथियों, इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं क्या कि ओ बी, चाहे ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी को लिख सकते हैं आधा किसके, पूरा भुजा के, यानी कि बी डी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताइए, आपको उम्मीद करते हैं कि यह बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब बताइए, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, एक समकोण त्रिभुज है, हाँ चलिए यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं प्यारे साथियों, एक समकोण त्रिभुज में कि त्रिभुज ओ बी, देखिए बी ओ डी में, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या है, बी ओ सी में। अगर आपको ये बात नहीं याद होता, डायरेक्ट याद नहीं होता प्यारे साथियों, ये फार्मूला है प्यारे साथियों, तो इसको निगमन कैसे किया जाता है उसको सिखा रहे हैं। समकोण त्रिभुज बी ओ सी में क्या देख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने, कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, बड़ा फेमस यह सूत्र है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का नाम क्या है, कर्ण बोलिए, सबसे बड़ी भुजा है, यह कर्ण की नहीं है, क्या है, बी सी, है ना, बी सी। तो आप लिख सकते हैं क्या, बी सी का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, ओ सी का स्क्वायर। कर सकते हैं ओ सी का ओ ए का लिखिए चाहे ओ सी का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओ ए का लिखिए चाहे ओ सी का लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे साथियों, आप जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, ओ सी का स्क्वायर, नहीं तो हम इसमें ले लेगा, इसको ले लेते हैं, कहीं इसको लेना तो और बढ़िया हो जाएगा, है ना। बताइए, हम यहाँ इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस त्रिभुज में देख लेते हैं, इसमें ना देख के हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसमें ले लें प्यार साथियों, ए ओ बी में। तो ए ओ बी में लेंगे कर्ण कौन होगा, ए बी होगा, तो ए बी को लिखेंगे कर्ण के रूप में, है ना, लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा कर्ण होगा लंब भाई, इसको मान लेंगे लंब, तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर अब प्लस आधार क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं ओ बी का स्क्वायर,
OB का स्क्वायर भी हो जाएगा प्यारे साथियों। क्योंकि हमको पता है AB का स्क्वायर बराबर OA के जगह AC/2 लिख सकते हैं, तो AC/2 है का वर्ग कर देंगे। आप प्लस OB को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, OB को लिख सकते हैं BD/2 का स्क्वायर कर देंगे प्यारे साथियों। थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे में 4 और प्लस BD का स्क्वायर बटे में कितना 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हर दोनों का बराबर है तो इसको लिख क्या सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको लिख क्या सकते हैं प्यारे साथियों, थोड़ा गौर से देखिएगा। इसको लिखेंगे 4 को इधर से 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी 4AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही हमको संबंध मिला जो ऑप्शन सी में दिखाई दिया। अगर आपको इतना डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। एक स्टेप आपको याद करना है, समचतुर्भुज में भुजा का वर्ग का 4 गुने इनके विकर्णों के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यह सूत्र है एक हमारे प्यारे, यह सूत्र है। आप लिख देते हैं सूत्र को, क्या लिखेंगे, देखिए पहले का विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा का विकर्ण का स्क्वायर बराबर 4 गुणे क्या भुजा, 4 गुणे का भुजा, बस सूत्र होता है। इसी सूत्र में बैठाइए ना, अब फट से याद हो जाएगा प्यारे साथियों। टेट में आना है तो इसको डेरिवेट थोड़ी ना आपको करना है ना, क्योंकि आपको 1 नंबर लेना है, जल्दी में करना है, तो सूत्र को आपको याद करना है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 7 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोनो जरूरी नहीं कि हे त्रिभुज में हम लेंगे 4 गो त्रिभुज में बना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बना, कोनो में से 1 को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी भुज आपस में बराबर होती है, अपने हिसाब के अनुसार काम कर लेंगे, जो विकल्प के हिसाब से काम करेंगे, विकल्प जैसा आप जान लीजिए, जैसा देवता रहता है उसी प्रकार से पूजा दिया जाता है, तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई डाउट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ में आया। अब आइए प्यारे साथियों, हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर, सिंपल बड़ा सरल है। दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। x और y के मान कौन है, ABCD 4 विकल्प आपको आपके सामने दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों अब हम इसको क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टी जाननी होगी, कुछ प्रगुण जानने होंगे कि प्यारे साथियों कि क्या होता है। तो आइए प्रगुण 1 की सहायता से सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, AB एक हमारा सरल रेखा है और यहाँ पे AE भी एक हमारी क्या है, सरल रेखा, क्रॉस यानी क्रॉस ऐसे तिर्यक कटी है। देखिए अगर प्यारे साथियों इस प्रकार से कोई दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो देखिए इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आयकर सामने का कोण क्या होगा, सम्मुख, इसे हाई कोण हो जाएगा। तो दो समान मतदान दीजिए, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं की सम्मुख कोण आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पे भी प्यारे साथियों कितने अंश का कोण हो जाएगा, 80 अंश का हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। समझिए, बिल्कुल समझ में आ नहीं है, आ गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी से यानी कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं की सम्मुख कोण आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आप जानते हैं। अब क्या दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है प्यारे साथियों, त्रिभुज का नाम आपने सुना कि नहीं सुना, त्रिभुज का नाम सुना। तो ABC अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ABC की अगर बात करें, ऊपर वाला अगर हम ढक लेते हैं तो ABC दिखाई दिया, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हाई 50 डिग्री, हाई 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा दोनों मिला के, इन दोनों को मिला के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो 130 डिग्री जब ये हो गया इस दोनों का योग, तो बताइए कितना होगा, तब 50 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, होगा। तो x का भी मान निकाल सकते कितना, 50 डिग्री। तो 80 डिग्री और 50 डिग्री यानी विकल्प नंबर बी इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट हो जाएगा। नहीं सुनिए 50 डिग्री तब 80 डिग्री, पहले x का मान तब ना y का मान पूछा है। सुनिए गलती थोड़ा बोल दिए, थोड़ा गौर करेंगे। देखिए इसमें बहुत लोग घबरा के लगा देंगे, है ना, 80 डिग्री 50 डिग्री न सीधा नहीं दिया है, पहले x का मान तब y का मान, पहले x तब ना y। तो x का मान कितना है 50 डिग्री, y का मान कितना है 80 डिग्री, यानी विकल्प नंबर ए सही होगा, विकल्प नंबर बी नहीं सही होगा प्यारे साथियों। बहुत लोग विकल्प बी पे लगाएंगे, तो विकल्प बी पे जो लगाया वह गया, है ना, क्योंकि सीधा देखिए पहले क्या कहा x और y का मान, तो x का मान 50, y का मान 80। हम इसको विकल्प नंबर 1 ऑप्शन को टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 8 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब आइए लेते हैं, 9 है कि एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर
ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 45 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 1 घंटा और ऑप्शन बी दिया है 1 घंटा 15 मिनट। तो प्यारे साथियों कुछ इस सवाल में है नहीं, बस आपको भरमाया गया है ना। एक एलिवेटर की बात करा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, बना देते हैं एक डायग्राम आपके सामने। मान लीजिए कि यहीं पे ए है, यहीं पे क्या है, एलिवेटर है, एलिवेटर है ना। लेकिन ये जमीन स्तर है, जो जमीनी स्तर माने जमीन से कितना 10 मीटर ऊंचाई से 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा है ना, 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा है। और जमीन स्तर से यहाँ की दूरी कितनी है प्यारे साथियों? 350 मीटर है। तो थोड़ा गौर से समझिएगा प्रश्न को, कुछ है नहीं प्रश्न में कुछ है नहीं प्यारे साथियों, थोड़ा समझने का फेर है इसमें। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है, यानी कि यह 6 मीटर प्रति मिनट क्या दिया है, चाल दिया है, यानी कि उसकी चाल है। तो चाल कितनी है? 6 मीटर प्रति मिनट है। 6 मीटर प्रति क्या है, मिनट है प्यारे साथियों। तो लिख देंगे इसको, मिनट जो दिया है चाल है उसकी, है ना। क्या कहा है कि यदि एलिवेटर जो प्यारे साथियों एलिवेटर है जमीन स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है और 350 मीटर उतरने में कितना समय लगेगा, यानी कि यह हमारे पास प्यारे साथियों जमीन का स्तर है प्यारे साथियों और कुछ नहीं है ना। उसके बाद यानी बी पॉइंट, यानी कि बी पॉइंट पे आ रहा है, नीचे की आ रहा है 350 मीटर, तो उसको उतरने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा प्यारे साथियों, कुछ है नहीं इस प्रश्न में। अब देखिए अगर एलिवेटर प्यारे साथियों चाल उसकी 6 मीटर प्रति मिनट है, तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे है तो क्या है, जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पे है, जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पे है और इधर कितना दूरी है प्यारे साथियों? 350 मीटर है। तो कुल दूरी कितना चला, यानी कि कुल दूरी कितनी तय किया है उसके द्वारा? तो 360 मीटर तय हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ तो जरा, तो सोच समझ के बताओ कितना हुआ, 360 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यानी कि दूरी मिल गया कितनी हमारे पास प्यारे साथियों? 360 मीटर। आप बताओ चाल बराबर सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, होता कि नहीं होता है? होता है। तो आपसे हम पूछें समय बराबर, तो समय बराबर आप जवाब दोगे क्या, दूरी बटे चाल। दूरी बटे कितना है, चाल। तो कितना दूरी उतरना है, 360, और चाल कितना का है, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो 6 छः का 36 है कि नहीं है, 6 छः का 36 कितना है, 60। 60 क्या है, मिनट यहाँ पे दिया ना, तो 60 मिनट है। आप बताइए प्यारे साथियों कि 1 मिनट में, समझिएगा, 1 मिनट यानी 1 घंटा में कौ मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट कहिए, या इसको हम कह सकते हैं 1 घंटा। उम्मीद करते हैं कि प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर 1 घंटा है। अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है। कोई 2 संख्या है, बात समझिए, कोई 2 संख्या उनका महत्तम समापवर्तक 35 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि इनमें एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या क्या है? प्यारे साथियों दिया क्या है, 2 संख्याओं का लौसा दिया है और 2 संख्याओं का मौसा दिया है और एक संख्या दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 105, यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो प्यारे साथियों कुछ ना कीजिए, सूत्र एक होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यह फार्मूला होता है प्यारे साथियों, कुछ नहीं है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुणे मौसौ। चलिए पहली संख्या आपको पता है कितना, 175। दूसरी की संख्या तो ज्ञात करनी है। मौसक कितना सेट कर लीजिए, कितना दिया है, 35 दिया है प्यारे साथियों। और लौसक कितना दिया है, लौसा दिया है 525, तो 525 नोट कर लेंगे। देखिए लौसा की जगह लौसा, मौसा की जगह मौसा, कोई दिक्कत बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पक्षांतर कीजिए, दूसरी की संख्या बराबर 35 गुणे 525 बट्टा में कितना है, गुणा इसमें कर रहा था, इधर बट्टा में हो जाएगा 175। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हाय देखिए 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। आप 25 से इसको नहीं काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 25 दूनी 50, 25 से करने 25, इसको काटा को बार में
5 7 35, क्या मिला 5 गुणे 21 यानी कि 105। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सही? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन क्या सही हो जाएगा प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोई कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बस आपको सूत्र याद होनी चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। लौसा के जगह लौसा, मौसा के जगह मौसा रखेंगे। पहली संख्या के जगह पहली संख्या, दूसरी संख्या नहीं पता तो दूसरी संख्या को छोड़ देंगे और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। जोड़ घटाना गुणा पक्षांतर का नियम, आप इन चुटकी में सवाल को हल कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि आर का मान कितना है 5% है तो 5% देख लेंगे। अब क्या करता है कि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, यानी कि टाइम यन बराबर कितना है, यन कहिए चाहे टी कहिए, यन कहिए चाहे टी कहिए, कितना पैसा चाहती हूँ 6 वर्ष है तो लिख देंगे 6 वर्ष है। अब क्या कही है कि 6 वर्षों में 26 रुपया हो जाती है। प्यारे साथियों, जिस अमाउंट के साथ, जिस रुपया के साथ अगर हो जाने की बात कही जाए, यानी हो जाने लगी है, तो जान लीजिए ये मिश्रधन है, यानी कि ए है। ये कितना हो जाएगा 2600 रुपया, तो 2600 रुपया हो जाएगा। तो क्या कहा, तो राशि है, तो राशि है, यानी कि पी का मान क्या करना आपको ज्ञात करना, मूलधन आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी कितना दिया है 2200 रुपया दिया प्यारे साथियों। कुछ नहीं जरूर, देखिए इसमें जब किसी धन के साथ हो जाने की बात कही जाए, हो जाने लगी, हो गई, हो जाने की बात कही जाती है, तो हमेशा क्या होता है मिश्रधन होता है। मिश्रधन दिया है, आर दिया है और टाइम दिया है, तो इसको कैसे लगाएंगे पैसे से थोड़ा गौर से देखेंगे। देखिए आर इंटू टी का गुणा कराएंगे ना तो प्रतिशत ब्याज आ जाएगा। तो 6 पचे 30% ब्याज मिला है। अब मूलधन अपने आप में को परसेंट 100%, तो 30% और 100% मूलधन, तो हो गया 130%। तो देखिए 130% का मान कितना दिया है 2600 रुपया। तो 1% का मान निकाल लेंगे ना तो कितना जाएगा 2600 और बटे में कितना 130, तो 130 दूना कितना 2 बार में कट जाएगा, यानी कि कितने बार में 20 बार में कट जाएगा पैसे तुम, है ना। 130 विषमम 2600 कटा। 1% का मान कितना 20 रुपया आया कि नहीं आया, 20 रुपया आया। तो बताइए मूलधन राशि अपने आप में 100%, तो 100% का मान कितना, तो 100 गुणे 20, यानी कि कितना हो जाएगा 2000 रुपया। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन में 2000 रुपया है, वही ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों। अगर आप साधारण ब्याज नहीं देखे हैं हमारा वीडियो तो उसको जाकर देख लीजिए, कोनो परेशानी नहीं होगा। आर में टी का गुणा तो ब्याज प्रतिशत, तो 30% तो ब्याज मिला, 100% पे 30% ना ब्याज मिला। वह रुपया क्या था, जो राशि था मूलधन क्या अपने आप में 100% होता है, और जो मिश्रधन होता है ना यह ब्याज और मूलधन को मिला दिया, जो दिया गया था राशि, मूलधन को और ब्याज को एकदम होड़ दीजिए, मिला दीजिए, तो हमारा क्या हो जाता है मिश्रधन हो जाता है। तो इसमें 100% है, यह है आज 30% ब्याज भी है, तो यानी कि 130%, 130% का मान 2600 रुपया, तो 1% का मान 20 रुपया, तो 100% का मान 2000 रुपया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नंबर 12 है 10 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटे में बदलें। अरे बड़ा सिंपल सवाल है भैया, बड़ा सिंपल सवाल है। तो कहेंगे 5 दूना 10, तो 18 दूनी 36, यानी कि 36 होगा। बस आपको भी ऐसे ही आने लगेगा, बस वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ आप लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, थोड़ा गौर करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर प्रति सेकंड के लिए 5 का पढ़ा, 5 एकड़ने 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक को 20, 5 पचे 25, और जरूरी त्योरी लिख दीजिए, है ना। इसमें क्या लिखेंगे 18 करने 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक को 72, 18 पचे 90। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि यह बात आपको समझ में आई। देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटे के मान के बराबर होगा। बस यही देखिए यार, डाटा याद कर लीजिए, आपको कोनो जरूरत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं है। मीटर प्रति सेकंड से जाना किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 का पहाड़ा इधर बनाइए
18 का पहाड़ा इधर बना लीजिए। तो 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटे के मान के बराबर होगा। 10 मीटर प्रति सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा के मान के बराबर होता है। 15 मीटर प्रति सेकंड 54 किलोमीटर प्रति घंटे के मान के क्या होता है प्यारे साथियों, बराबर होता है। और 20 मीटर प्रति सेकंड 72 किलोमीटर प्रति घंटे के मान के बराबर होगा। और ही जरूरत है और ही जरूरी कर लीजिए, लेकिन चलिए यार डाटा याद है तो जैसे हम बनाए हैं ऑप्शन डी होगा वैसे बना लेंगे, लेकिन नहीं प्यारे साथियों आपको क्या करना है थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ से एक चीज याद कर लेंगे, देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा है दिया किलोमीटर प्रति घंटा में और आपको जाना है मीटर प्रति सेकंड में जाना है प्यारे साथियों, तो देखिए बड़का से जाना छोटका में, तो क्या करना है 5/18 से क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। 5/18 से क्या करा दीजिए, गुणा करा देंगे। अगर प्यारे साथियों मीटर प्रति सेकंड में है आपको जाना किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में है जाना है, तो 18/5 से क्या करा देना, गुणा करा देना, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको, उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों समझ में आ गया है। तो चलिए लीजिए बना लीजिए सवाल को। क्या कहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है, किम प्रति घंटा में बदलना है, किमी प्रति घंटा में। तो चलिए तो 10, अब देखिए मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बड़ा देखिए छोटका से जा रहे हैं किसमें, बड़का में, तो बड़का ऊपर का मतलब 18 ऊपर 5 नीचे। और जब 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, घंटा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिए। आ गया हमारा क्या आप आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी सही है ना। हाई डाटा अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो इतने करने की कोई जरूरत नहीं है ना। बस आपको मतलब कि किसी भी नियम से, मेरा कहने का तात्पर्य सीधा मतलब है कि आप किसी भी तरीके से आप इस सवाल को हल करना परीक्षा में आए तो ठीक ना। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 13 है। बड़ा आसान है ना कंसेप्ट, लेकिन आपको पता रहेगा तब आसान लगेगा। चित्र में कोण बी बराबर 70 डिग्री, चित्र में कोण बी बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 60 डिग्री। बी का मान 17 अंश, सी का मान 60 अंश, अका ई बी सी का मध्य बिंदु है तथा एफ ए बी का मध्य बिंदु। ए बी जो भुजा का मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, एफ है, और बी सी का मिडिल पॉइंट क्या है, ई है, मध्य बिंदु है प्यारे साथियों। तो क्या कहा है कि तब कोण एफ ई बी का मान ज्ञात कीजिए। तब कोण एफ ई बी यानी इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्यारे साथियों थोड़ा सा हम सीखते हैं। अगर आइए थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, यहाँ पे एक हिंट बताते हैं प्यारे साथियों। अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज यहाँ है हमारे पास पी क्यू आर, हमने कहा कि एक इसके यानी कि यहाँ जो पी क्यू का मध्य बिंदु है प्यारे साथियों क्या है, या कोई भी मान ले सकते हैं ए है, और पी आर का मध्य बिंदु प्यारे साथियों हम कह सकते हैं क्या है, बी है। मध्य बिंदु समझ रहे हैं, यानी कि हई भुजा जितना का होगा ए क्यू जितना होगा उतना ए पी होगा है ना, और जितना ए बी होगा देखिए बी पी जितना होगा उतना बी आर होगा। देखिए यानी इतना मान जो मीटर होगा उतना मान है, मतलब बराबर है, ठीक ना। ऐसे कंडीशन में प्यारे साथियों एक रूल होता है, एक नियम होता है क्या कि क्यों देखिए ए बी बराबर हो जाएगा क्या, आधा क्यों आर के। पहले प्रॉपर्टीज है ये प्यारे साथियों, बात समझ आया। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि ए बी हमेशा समांतर होगी किसके, क्यू आर के समांतर हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं है। मिडिल पॉइंट होगा तब मध्य बिंदु होगा तब की यह बात बता रहा हूँ है ना, नहीं तो दूसरा नियम अप्लाई हो जाएगा है ना। तो प्यारे साथियों तो इस पे क्या कहा, कौन इसका मान करते। अब चलिए इतनी बात आपको आ गई। ऐसे एक बात यही बता देती हूँ, दो जब समांतर रेखा होती हैं, देखिए दो समांतर जब रेखा होती हैं तो जब एक तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करता है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो बताइए हाई वाला कोण का मान इस वाले कोण के मान के बराबर नहीं होगा, होगा क्योंकि इसका नाम है संगत कोण। उसी प्रकार से प्यारे साथियों हाई देखिए, हाई दोनों समांतर रेखा है कि नहीं है। थोड़ा सा इसको आगे तक बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ई यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा आप समझने के लिए इसको आगे तक बढ़ाया, इसको भी क्या किया आगे तक बढ़ाया, इसको भी क्या किया आगे तक बढ़ाया, थोड़ा सा समझिएगा। तो जब भाई दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इनकी हाई संगत कोण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ संगत कोण हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इसके संगत कोण हाई हो जाएगा, हाई जो अंश का होगा तो अंश का ई वाला भी कोण हुआ होता। तो बताइए हाई जो अंश का होगा तो अंश का होगा कि नहीं होगा, यानी कह सकते हैं कोण एफ ई बी बराबर कोण किसके होगा, ध्यान से देखिएगा ए सी ई के, ए सी ई के।
चूंकि कोण एफ ई बी बराबर ए सी ई का मान कितना 60 डिग्री है, तो इसका मान भी 60 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यानी कि विकल्प नंबर भी राइट है कि इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझे हैं। प्रॉपर्टी 1 से और प्रॉपर्टी 2 से आपको बता दिया गया है ना। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 14। क्या है -1 पे -2 छोटा कोष्ठक -1 पावर पे पावर -1 पे पावर -1 पे पावर -1। इसमें पावर पे पावर है प्यारे साथियों, तो बताइए पावर पे पावर होता तो सूत्र क्या होता? अगर ए पे पावर यम है, पे पावर यम ऐसे लगाए कर मतलब का, अब पावर पे पावर तो पावर का आपस में क्या करा लेते हैं गुणा। जब पावर पे पावर किसी की संख्या पे पावर होती है तो उन पावर का आपस में गुणा करा लिया जाता है। तो चलिए -2 है कि नहीं है, तो 2 पे पहले कितना पावर है? -1 तब -1 तब -1 तब -1, तो इनका आपस में गुणा करा लीजिएगा। तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 यानी कि 4 बार है तो 4 बार गुणा कराएंगे। तो बताइए 1 में 1 का गुणा कराएंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन माइनस की प्लस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ध्यान से गिन लीजिए को है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। 4 चूंकि एक सम संख्या है तो 1 का मान धन में आएगा। अगर एक विषम संख्या में आता तो ऋण में आ जाता, तो हमारा कुछ और उत्तर हो जाता। यानी -2 पे पावर 1 तो कितना -2 आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया है। विकल्प नंबर ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों इस प्रकार से अगर सवाल यूपीटेट 2021 में बनते हैं तो आप यूं चुटकी में सॉल्व कर ले जाएंगे। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 15। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ए मीटर स्क्वायर, बी मीटर स्क्वायर तथा सी मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन होगा। यानी प्यारे साथियों आप घनाभ के बारे में अगर आपको बढ़िया जानना घन और घनाभ के बारे में, तो इसका एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। यूपी टेट में पक्का 1-2 नंबर उससे पूछेगा तो जरूर लड़ जाएगा। तो पहले प्यारे साथियों हम घनाभ का चित्र ही बना देते हैं। एक घनाभ के बारे में आप क्या समझते हैं? हम जानते हैं प्यारे साथियों एक घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं और 6 फलक आयत के आकार का होता है, आयताकार होता है ना। बना दिए 6 फलक है, थोड़ा गौर से देखिएगा है ना। एक फलक नीचे वाला यानी कि नीचे वाला जिस पे हम लोग खड़े रहते हैं, एक ऊपर छत वाला होता है, एक दाएं एक बाएं, हाँ एक बगल, दोनों बगल वाला होता है। कोई दिक्कत नहीं है, 6 फलक आराम से गिन सकते हैं। अगर प्यारे साथियों इसको लंबाई मानते हैं तो चौड़ाई हो जाएगा, है क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या कहा? 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया है। 3 फलकों कोनो 3 फलक ले लेंगे है ना, संलग्न हो है ना। तो पहले निचल्ला को ले लीजिए, निचल्ला को लेंगे तो ऊपरला को नहीं लेंगे। तीनों का तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दिया है ए मीटर स्क्वायर, तो ए मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बगल वाला प्यारे साथी, इसके बगल वाला क्या हो जाएगा? थोड़ा गौर से देखेंगे। चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर बी मीटर स्क्वायर दिया तो बी मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए इसके यहाँ वाला सबसे मतलब पीछे वाला ले लीजिए, चाहे आगे वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चूँकि ले सकते हैं हाई कितना एच है तो भाई कितना होगा? यल होगा। यानी कि कितना हो जाएगा? यल इंटू एच बराबर हो जाएगा क्या? सी मीटर स्क्वायर। 3 फलक हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। 3 फलक हैं तो तीनों फलकों को हम क्या किए प्यारे साथियों? एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो अब बताइए घनाभ का क्या पूछा है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? आपको बचपन से पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। तो इसको एक मेथड में, एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं। इसको करणी में अगर करना प्यार चाहती हूँ तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे यल का स्क्वायर गुणे बी का स्क्वायर और गुणे एच का स्क्वायर। लिखेंगे नहीं लिख सकते हैं। यानी इतनी बात को यल गुणे बी गुणे एच को यल स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर गुणे एच स्क्वायर करणी में लिखने का कोई अंतर होगा? नहीं होगा। पुनः करणी से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा। अब प्यारे चाहती हूँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे यल 2 गो है कि नहीं है? यल 2 है कि नहीं है? तो इसको लिख कैसे सकते हैं? यल गुणे बी और गुणे एच गुणे एच 2 बार लिख सकते हैं। 2 बार हम क्या किए? लिख दिए प्यार सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो यहाँ तक क्लियर, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार यल को बी के साथ ले लेंगे ना, एक बार यल को एच के साथ ले लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई है? एक बार मतलब कि दोनों को अलग अलग तरीके से मतलब इसको लिख सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। यानी कि प्यारे साथियों करणी में इसको गौर से देखिएगा। एक बार इसको यल गुणे बी को एक साथ, पुनः
गौर से देखिएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी को लिख देंगे। अब बी के साथ एच नहीं बैठा सकते हैं, बी के साथ किसको बैठा सकते, एच को, तो लिख देंगे बी इंटू एच हो जाएगा। समझिएगा, दो का ग्रुप बना रहे हैं। एक बार एल को किसके साथ लिए हैं, बी के साथ लिए हैं, एक बार बी को किसके साथ लिए हैं, या बी को एच के साथ लिए हैं। अब बचा तो बचा कौन, एल बचा, एच बचा, तो हम लिखेंगे क्या, एल गुणे एच लिख देंगे। उम्मीद करते इतनी बार समझ में आई, कोई अंतर नहीं हुआ। अब प्यारे साथियों आप बताओ तो जरा प्रश्न में क्या गया, लंबाई और चौड़ाई का मान 1, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल b, इसका गुणनफल कितना दिया है c, तो c लिखेंगे, यानी कि एकदम लिख सकते हैं करड़ी में ABC मीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करड़ी में ABC, यानी करड़ी में ABC मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, है ना। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 16। यदि संख्या दिया है, संख्या कुछ दिया है 6 2 5 3 2 9 1 5 8, प्रश्न को लिख देते हैं। दिया है कि संख्या प्यारे साथियों 2 6 2 5 3, यहाँ पे दिया है 2 9 1 5, यहाँ पे दे दिया ए। कह रहा 6 से पूर्णतः विभाज्य है, ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया है प्यारे साथियों, थोड़ा गौर करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन ए दे दिया है, ऑप्शन ए दिया है 5, बी दिया है प्यारे साथियों 6, और सी दिया है, गौर से देखिएगा, सी दिया है प्यारे साथियों कितना 8, और डी दिया है 9 दिया है। तो ऑप्शन में क्या होगा प्यारे साथियों, 6 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, या 6 से विभाज्य है। तो बोला है कि इसमें यानी कि ए के स्थान पे सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, आपको पता करना है। तो प्यारे साथियों आपको ऑप्शन से सीधे सीधे काट सकते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्यों आप बोलो क्यों, तो देखिए क्यों, क्योंकि प्यारे साथियों आपको पता होनी चाहिए जो 6 है, तो 6 किससे किससे मिलके बना है, 2 से मिलके बना और 3 से मिलके बना है। जो 6 है 2 से और 3 से मिलके बना है प्यारे साथियों, तो 6 का जो विभाज्यता का रूल है, नियम है, वह अप्लाई कैसे करेंगे। ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 आवे, वही संख्या 2 से कटेंगी। और 3 से क्या होता है, समस्त अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, तो समस्त अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। यानी कि 2 और 3 से विभाज्यता की शर्त दोनों का पालन करे, 2 से भी कटा वो 3 से भी कटा, 2 से भी कटा 3 से भी कटेगा, तब वो तो 6 से कटेगा, वरना कटेगा नहीं कर सकते। तो 2 से कटने का नियम क्या है, इकाई के स्थान पे क्या होनी चाहिए, सम अंक होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो बताइए 5 और 9 तो फटाक कैंसिल हो गया, अब बचे 6 और 8, इन दोनों में से क्या हो सकता है। तो चलिए या तो 6 होगा या तो 8 होगा, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होगा प्यारे साथियों, है ना। चलिए तो इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। 2 से कटने का नियम तो आप जानते हैं, यानी कि अंतिम अंक में सम संख्या होनी चाहिए। लेकिन 3 से कटने का नियम क्या, समस्त अंकों का योग। तो कर लीजिए 5 1 6, 5 1 6 6, अब 6 में 9 जोड़िए 15, अब 15 5 20, अब 20 5 25 25, अब 25 5 30, 30 1 31 32 33 हो जाएगा हमारे पास। जोड़ लीजिए 5 1 6 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 25 26 27, 27 3 30 3 33, यानी 33 हो गया। पैसे यहाँ पे 33 हो गया। आप प्लस में यहाँ पे क्या है, ए है, ए है, ए के जगह हम क्या रखें, ए के जगह क्या रखें। अब 6 को रखा कि 8 को रखा, तो पहले 6 को रख के चेक करेंगे। 6 को रखिए तो 33 6 कितना हो जाएगा, 33 प्लस 6, ऑप्शन से ही कर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 33 6 कितना 39 हो जाएगा, 39 तो 3 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो कटेगा प्यारे साथियों। लेकिन 8 को लेके चेक कीजिए, तो क्योंकि कहा कि मतलब बड़ी से बड़ी अंक होनी चाहिए। तो 33 प्लस ए के जगह हम प्यारे साथियों अगर कितना लिखते हैं 8 लिख लेते हैं, कितना लिख 8 लिखते हैं, तो 33 8 कितना हो जाएगा, 8 2 10 11 41 हो जाएगा। कितना होगा 41 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब चूंकि 41 3 से नहीं कटेगा, 41 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या भी 3 से 6 से नहीं कटेगी, इसलिए विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ सोचने की, कुछ मतलब की करने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों। ऐसा अंक जो 2 से कटा 3 से कटा तब 6 से कटना, तभी 6 से काटना मान होगा, कटेगा, है ना। इसको आराम से पकड़ के बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पता एक जगह कौन सम संख्या होंगे, या तो सम संख्या 6 हो या तो सम संख्या 8 हो।
लेकिन 8 को रख रहे हैं तो 2 से कट रहा है, 8 को रख रहे हैं तो 3 से नहीं कट रहा है, इसीलिए 8 को न लेके हम किसको ले लेंगे, 6 को ले लेंगे। 6 को रख रहे हैं तो 6 से कट रहा है, क्यों 6 से कटा, क्योंकि 2 से भी कटा और 3 से भी कटने का जो नियम फॉलो कर रहा है प्यार साथियों, और कुछ नियम नहीं है। यार आप प्यार साथियों प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रथम 5 धन ऋण यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग है। अब देखिए ऑप्शन ए दिया 20, बी दिया 39, सी दिया 28 और डी दिया 18। अरे प्यारे साथियों देखिए ऋण संख्या कोष्टक में लिख दिया क्या, अभाज्य। क्या लिखा है, अभाज्य। अगर प्यारे साथियों संख्या के बारे में डिटेल जानना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसको जाके देख सकते हैं। ऋण अभाज्य संख्या के कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये आपको जानना है। तब 5 खोजेंगे पहले शुरू से। तो देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 को छोड़ के अन्य किसी तीसरी अंक से न कटे, यानी जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो, वही होते हैं अभाज्य संख्या। तो कौन कौन है, पहले का 2 होता है, उसके बाद क्या होता है 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है। तो 5 गुणन है, 1 2 3 4 5 गुणन है। अरे भाई इसको जोड़िए तो, अब एक जोड़े के करना है भाई, 3 2 5 5 10 10 7 17 और 17 में 11 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 को 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। ये कितना हो जाएगा 28, यानी कि जो भी ऑप्शन हो आप जान जाएंगे कि वही सही है। देखिए 5 5 10 10 10 20 20 1 21 7 28। या प्यारे साथियों ये प्रश्न इसका हमारा 28, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 28। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं ऋण अभाज्य संख्या के बारे में आप समझ गए। अगर नहीं जानते हैं तो इसके एक वीडियो लेक्चर बनाए हैं, उसको जाके अवश्य देखेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, आप जरूर देखेंगे। नंबर 18 है, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपया है। जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 से 2 अधिक है, तो प्रिया के पास है को रुपया है, प्यारे साथियों ये मानना है। तो मान लीजिए इसको बहुत सिंपल लगाना है। तो माना प्रिया के पास 100 रुपया है। को रुपया है, 100 रुपया है। हाय सुनिए 100 रुपया है ना, सुनिए हाय दोनों के मिलन के पैसा का योग है। अगर प्रिया के पास 100 रुपया होगा तो जतिन के पास कितना होगा प्यारे साथियों, थोड़ा बताइए। तो जतिन का हिस्सा कितना होगा, तो होगा 41 माइनस 100 रुपया, है कि नहीं है, समझिए जान लीजिएगा, है ना, घटा के काम करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। जतिन के पैसे का 1/4, जतिन के पैसे का 1/4, तो जतिन का पैसा कितना है 41 माइनस 100 का 1/4 क्या करा बराबर है प्रिया के पैसे से, प्रिया के पैसे यानी 100 के 1/7 से 2 रुपया अधिक है, अधिक कहेगा तो जोड़ लिखें। तो प्रिया के पास पैसे कितने, आराम से इसी को लगा देंगे, क्या मतलब होता है गुणा। तो 41 माइनस 100 बट्टा में कितना 4 बराबर हो जाएगा 100 बट्टा में 7 और प्लस में कितना 2 हो जाएगा। प्यारे साथियों कुछ की दिक्कत नहीं है, इसको लिखेंगे 41 माइनस 100 बट्टे में 4 बराबर 7 दूनी 14, 100 प्लस 14 और बट्टा में कितना 7 हो जाएगा। बराबर के इधर बट्टा, बराबर के उधर बट्टा, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई 7 के गुणे इसमें, तो 7 चौक को 28, यानी कि हो जो 287 माइनस 7 करने 7x बराबर इसका गुणा करेंगे 4x, 14 चौक को कितना हो जाएगा 56, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 7 को उधर पक्षांतर कर लीजिए 287, इसको इधर लाएंगे -56 बराबर 4x और प्लस कितना 7x हो जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ से अब देख लीजिए तो घटा लीजिए, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11x बराबर कितना बताइए 6 में से 7 में 6 जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 में से 5 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 221 हो जाएगा। x बराबर 221 बटे में कितना 11, तो 221 होगा। प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, 7 में से 6 गया 1 हुआ, 8 में से 5 गया 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, थोड़ा गलत हो गया है, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
3, 11 दूनी 22, 11 करने 11, x बराबर कितना है 21 रुपया। तो प्रिया के पास कुल कितना रुपया था 21 रुपया था। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आपको समझ में आया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस आपको समझना है केवल, है ना। देखिए क्या हमारा प्रिया के पास कितना रुपया 100 रुपया है, तो जतिन के पास 41 माइनस 1, क्योंकि दोनों मिल के लगे मिला के 41 रुपया था तो घटा के निकाल लेंगे। आप लोग सीधे सीधे कहा जतिन के पैसे का 1/4, जतिन के पैसे का 1/4, तो जतिन के पास पैसा कितना, तो 41 माइनस एक्स, 41 माइनस एक्स का 1/4 कितना हो जाएगा 4, आराम से कर ले जाएंगे। उसके बाद प्रिया के पैसे का 1/7 से 2 अधिक है, आराम से एक प्रक्रिया करके आराम से लगा देंगे। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि, आइए देखिए वृत्त की परिधि दिया है, खुद से दोस्ती खुद से प्यार, आप वृत्त की परिधि 2 पाई r, आपको खुद पता होगा कहानी के जैसे, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे साथियों वृत्त का क्षेत्रफल निकालते समय हमको किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम त्रिज्या, देखिए वृत्त हम बना देते हैं, एक हमारे पास वृत्त है, केंद्र बिंदु है, यहाँ पर यह त्रिज्या होती है प्यारे साथियों, है ना। तो आई परिधि दिया एकन है, एकन है, ये क्या होगा परिधि दिया है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो देखिए वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर दे दिया है 44। सुनिए 2 पाई r बराबर 44, तो देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r बराबर कितना जाएगा 44। r को रोक लीजिए, बाकी को पक्षांतर कर लीजिए, करिए, पहले 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 44। देखिए ध्यान से देखिए 9 कीजिए, 22 दूनी कितना हो जाएगा 22 दूनी 44/7, इधर भी 44 है, तो 44 से 44 क्या होगा कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, बताइए r का मान 7 सेंटीमीटर हो गया। जब प्यारे साथियों r का मान 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, मान रख लीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए, कितना आया 22/7, r का मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कटा, अब 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर सूत्र आपको पता है वृत्त से रिलेटेड तो आप सवाल को बना सकते हैं यूं चुटकियों में एकदम आराम से। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त की जो क्या होता है व्यास होता है वह त्रिज्या की 2 गुनी होता है। हाँ इतना जानना है आपको, और कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। यह 19 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उनका क्रम उलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझिए, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या उनका योग कितना है 7 है, अगर उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है संख्या में प्यारे साथियों 27 जोड़ दिया जाता है, तो उनका क्रम पलट जाता है। तो बात समझिएगा, अगर इसमें हम 27 को जोड़ेंगे, किसमें इसमें 27 को जोड़ेंगे, इसमें 27 को जोड़ेंगे, देखिए संख्या में 5 2 7, 5 2 7, 5 4 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा। लेकिन प्रश्न देखिए ये तो पूरा ऑप्शन का योग 7 आ रहा, लेकिन अगर इसमें 27 जोड़ा जाता है तो इनके क्रम प्यारे साथियों पलट के आएंगे। पलट के आने का मतलब समझिएगा, यहाँ पे पलट के आने का मतलब प्यारे साथियों थोड़ा कार्य से समझेंगे और बनाएंगे क्या, तब मतलब आपको समझेंगे। क्रम पलटने का मतलब प्यारे साथियों इसका आंसर जानते हैं कितना आना चाहिए, यानी कि 52 आना चाहिए, क्रम पलट जाएगा। इनका आंसर कितना आना चाहिए प्यारे साथियों 25 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 43 हो जाना चाहिए, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 34 होना चाहिए, और कुछ नहीं है, मतलब यही है। तो जोड़िए तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 7 5 12, 2 2 4 1 5, देखिए 52 आ गया, 25 का उल्टा 52, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको करके देखिए तो जरा 7 2 9, 5 2 7, क्या क्रम पलटा 79 आया, है ना, 79 आया। यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों 25 आना चाहिए, यह नहीं सही है। इसको जोड़ के देखिए 7 4 11, 7 4 11, 3 2 5 1 6, 61 ही आया। इसमें क्या कहा था आने के लिए 43 आने के लिए कहा था, 34 का उल्टा 43, ये भी हमारा नहीं हो पाएगा प्यारे साथियों, ना ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन सी होगा, ना ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं प्यारे साथियों, तो हम यूं चुटकी में बना सकते हैं। अगर चाहे प्यारे साथियों इसको बेसिक से बनाना तो बेसिक से भी बनाया जा सकता है। तो आइए बेसिक से बनाते हैं, अगर ऑप्शन में रहे तो उसको कैसे लगाएंगे, तो आइए उस नियम से हम इस सवाल को बनाते हैं और तत्पश्चात आपको बताते हैं। तो प्यारे साथियों अगर ऑप्शन न रहे तो हम सवाल को कैसे बनाएंगे उसके बारे में देख लें। मान लीजिए प्यारे साथियों 2 अंकों की संख्या बोला है, तो आपको पता है 2 अंकों की संख्या में एक होता है इकाई, एक होता है दहाई। तो मान लो आपको मानना है
माना इकाई कौन है, माना इकाई है यक्स और दहाई क्या हो जाएगा, दहाई क्या मान सकते हैं, दहाई मान सकते हैं वाई, है ना। तो संख्या कुछ बनेगी कि नहीं बनेगी, संख्या कुछ बनेगी हमारे पास, तो हो जाएगी संख्या 10y प्लस में यक्स हो जाएगी। कितने लोग संख्या बनाना है तो कहेंगे यक्स और वाई हो जाएगा, ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे हिंट दे देते हैं, अगर हमारे पास प्यारे साथियों अगर हम कह दिए इकाई हमारे पास 2 है, दहाई प्यारे साथियों कितना है 3 है, तो कहेंगे संख्या क्या बनेगी, आप बताइए कायदे से सोच के। तो संख्या क्या कहेंगे, 30 2 32, 3 दहाई 2 क्या 30 2 32, वो तो से बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो यक्स वाई दहाई यक्स इकाई है, तो दहाई में 10 से गुणा, इकाई में 1 से गुणा करके जोड़ेंगे तब संख्या प्राप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है ना। अब क्या बोला, संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या कहता है कि अगर यानी कि इस 10y प्लस यक्स में अगर हम 27 ऐड करते हैं तो इसका क्रम पलट जाता है, जो इकाई था वो दहाई बन गया, जो दहाई था वह इकाई, यानी कि 10x प्लस क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। बात समझ में आ गई है, आया बात समझ में। तो चलिए y को एक पास, x को एक पास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना। तो 10y माइनस वाई प्लस यक्स माइनस में कितना 10x बराबर में माइनस में क्या कर देंगे 27 कर देंगे। तो काम को कीजिए कितना, -9x और प्लस 9y बराबर -27, माइनस से गुणा करा दीजिए। बात समझिएगा, माइनस से आप क्या करेंगे, गुणा करा सकते हैं। तो कितना -9 कामन ले लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर माइनस में 27, 9 तिरकी 27 होता नहीं होता, 9 तिरकी कितना जाएगा 27, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3, और समीकरण नंबर क्या मिला 1 मिल गया। एक समीकरण आपके पास और है, क्या है एक समीकरण आपके पास, कहा है दोनों अंकों का योग 7 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अंकों का योग कितना 7 दिया है, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 7, इस समीकरण क्या मिल गया प्यारे साथियों 2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को लीजिए और हल कर लीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करिएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तो जोड़िए कट जाएगा, x 2x बराबर 10, x बराबर 10/2 यानी कि 2 × 5 = 10, x का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब y का मान ला लीजिए, क्या ला लेंगे, y का मान प्राप्त कर लीजिए। तो y का मान आराम से प्राप्त कर सकते, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, एक में रख दीजिए। देखिए x का मान कितना है, x का मान 5 माइनस वाई बराबर में कितना 3, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना y, तो y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो संख्या क्या माने थे, संख्या क्या है, तो संख्या 20 और 5 25, और संख्या क्या है प्यारे साथियों 25 है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह बेसिक्स जो बताएं ये भी आपको समझ में आ गया। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न। किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित करते हैं, यानी कि प्यारे साथियों बारंबारता में अगर मान लीजिए आ गया 1 2 3 4 5, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान समझिए। अगर 1 आता है लिखने के लिए तो सिंगल पाई 1 लिखेंगे, 1 एकांश सिंगल, इसी प्रकार से। अगर आगे पर 2 लिखने के लिए तो 2 पाई लिखते हैं, 2 पाई से खींच देते हैं। अगर आ गया 3 लिखने के लिए तो 1 2 3 हो गया। अगर आ गया पहले 4 लिखने के लिए तो 1 2 3 4 हो गया। लेकिन अगर आ जाएगा 5 लिखने के लिए तो 1 2 3 4 आगे किसे क्रॉस कर देंगे, को हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर आ गया 6 लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 अच्छा ध्यान से देखेंगे 4 हो गया। अब यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बना लेंगे। तो 5 का पूछा है तो 4 को खड़ा आगे को कटा होगा 5, यानी कि विकल्प नंबर क्या बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 21 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 22। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो प्यारे साथियों दो सह अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी जिनके बीच का मौसम क्या होता है 1 होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 23 है 1715.271, यानी दिया है 1, यहाँ पर ध्यान देखिएगा 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों में अंतर है। 7 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है
कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको बताना। तो बताइए यहाँ पे है 7 है कि नहीं है, तो इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो इस 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इस 7 का स्थानीय मान होगा प्यारे साथियों 0.07 हो जाएगा। 0 कितना होगा 0.7 हो जाएगा प्यारे साथियों। तो अब बताइए इसका अंतर पूछे तो अंतर निकाल नहीं सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 0 गया 9, दशमलव यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा 6 बटा, यानी कि प्यारे साथियों 699 प्यारे साथियों हो जाएगा 93 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले नंबर 24। बिंदुओं का योग पढ़ाते समय नीचे दी गई हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक का उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है लॉसो की अवधारणा समझना, दूसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक अभ्यास को कहना, तीसरा ऑप्शन है प्यारे साथियों इसमें हस्तक्षेप न करें, बड़े होकर अपने आप समझ जाएंगे, चौथा है प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चों की सहायता करें। तो प्यारे साथियों इसमें सबसे सटीक आंसर है तो ऑप्शन नंबर 1 है लॉसो की अवधारणा समझाएं कि भिन्न को लगाते समय अगर हर बराबर नहीं रहता है तो उसके हर को बराबर करने के लिए भिन्न का क्या लेते हैं लॉसो लेते हैं, भिन्न के हर का लॉसो लेते हैं, है ना, हर बराबर न होने पे भिन्नों के हर का क्या लेते हैं लॉसो लेते हैं। लॉसो के बाद प्यारे साथियों हम क्या क्या कार्य करते हैं कि प्रत्येक लॉसो में प्रत्येक हर के भिन्न से भाग देते हैं, जितना भागफल आता है उसके अंश से गुणा करके तब जोड़ा जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे प्यारे साथियों लॉसो की अवधारणा को समझाएंगे। ऑप्शन 1 ज़्यादा सही लग रहा है तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए प्यारे साथियों हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 25। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाना तो चार जो शर्त दिए गए हैं, क्या दिया, पहला शिक्षार्थी लंबाई नापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, अगला दिया दूसरा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करते हैं, तीसरा दिया शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, और चौथा दिया है शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। यानी कि प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा शिक्षार्थी सरल अवलोकन करेगा, वस्तुओं को देखेगा, है ना, पहले वस्तु को देखेगा कि उसको वस्तु किस प्रकार से मतलब अवलोकन करेगा। यानी कि तीसरा ऑप्शन तीसरा पहले रहेगा, उसके बाद दूसरा रहेगा, उसके बाद पहला रहेगा, उसके बाद चौथा रहेगा, क्योंकि यही हमारा होगा। यानी कि विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 26 दिया एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है। ऑप्शन 4 दिया गया, ए दिया है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, बी दिया अधिकतर सूत्रों को याद करना, सी दिया बहुत जल्दी सवालों को हल करना, और डी दिया है सभी अवधारणाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो प्यारे साथियों एक अच्छा गणितज्ञ प्यारे साथियों जो होता है वह क्या है, सभी अवधारणाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंध बनाना होता है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है कि आप सभी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझें, उन्हें लागू करें और लागू करते हुए उनके बीच संबंध को स्थापित करें। यानी सबसे करेक्ट डी लग रहा है तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 27 है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए दिया है विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्पष्ट करना। प्यारे साथियों पहले तो हम आकृति के बारे में समझाएंगे, कौन आकृति क्या होती है, क्षेत्रफल के बारे में समझाएंगे, परिमाप के बारे में बताएंगे, तो सीधे सीधे क्षेत्रफल के सूत्र पे कैसे चले जाएंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है। अगला दिया बी ऑप्शन हथेली पत्ते नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना कराना। प्यारे साथियों यह थोड़ा थोड़ा क्या हो गया है, सही लग रहा है, लेकिन आगे वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके
करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, नहीं बिल्कुल ही गलत है प्यारे साथियों, है ना। अगला क्या है, डी, इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी गलत है। यानी सबसे सही यानी कि सटीक लग रहा है विकल्प नंबर बी, इसलिए विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले प्यारे साथियों अगर कोई सी कथन वाली बात आती है तो पहले देखेंगे उदाहरण कहाँ से दिया गया, जिसमें उदाहरण की बात करें वही ऑप्शन 100 में 100% सही होने की चांस होती है। यार आप ऐसे प्रश्न नंबर 27 का सॉल्यूशन। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 28 है, ए भी एक वृत्त की क्या है, जीवा है। तो एक पहले वृत्त हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे प्यारे साथियों, एक वृत्त बनाएंगे। अब एक केंद्र बिंदु हो गया, क्या हो गया हमारे पास, एक जीवा हो गया, जीवा क्या, ए बी, पढ़ लीजिए। अब आगे क्या कहा कि जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं प्यारे साथियों जो दिया है जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हम बना लेंगे प्यारे साथियों। अब क्या कर रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई क्या है। अब कहा क्या प्यारे साथियों कि अगर इसका त्रिज्या कितनी हो प्यारे साथियों, 13 सेंटीमीटर हो, कितने सेंटीमीटर हो प्यारे साथियों, 13 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर हो, तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, यानी जीवा पे हम डाल लिए लंब यम, यहाँ पे क्या मान लिए ओ, तो यही पूछा है कि यहाँ से केंद्र से जीवा पे जब डाले हैं जो लंब ओ यम की माप कितनी है, यही बताना है प्यारे साथियों। तो कुछ दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ प्यारे साथियों। हम जानते हैं कि ध्यान दीजिए जीवा ए बी की लंबाई, यहाँ पे लिखते हैं जीवा ए बी की लंबाई कितनी दिया है, लिखेंगे जीवा ए बी, है ना, ए बी की माप कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कौन है, ओ ए की माप कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब ओ एम का माप ज्ञात करना है कितना होगा। तो प्यारे साथियों केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्यारे साथियों ए एम बराबर एम बी बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो कितना जाएगा 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, या 5 सेंटीमीटर का होगा, या 5 सेंटीमीटर होगा। तो 888 नियम आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ 13 5 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ओ एम बराबर 12 सेंटीमीटर। 888 नियम आपको पता होनी चाहिए, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अगर 888 नियम पता नहीं है प्यारे साथियों तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखेंगे हम लिखेंगे समकोल त्रिभुज, क्या है यार, समकोल त्रिभुज है। तो समकोल त्रिभुज किसमें, ए एम ओ में। तो समकोल त्रिभुज में एक बड़ा फेमस फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का बना वर्ग, कर्ण क्या है, कर्ण का बना वर्ग बराबर आधार का बना वर्ग धन लंब का बना वर्ग, तो यानी कि ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, इस पे हम लगा देंगे ओ एम का स्क्वायर क्या करना है, ओ एम का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब प्लस में प्यारे साथियों यहाँ पे ए एम का मान कितना है, ए एम का मान 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, तो ओ एम का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 13 का स्क्वायर 169, तो ओ एम का स्क्वायर बराबर 169 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ओ एम बराबर कितना हो जाएगा 144, स्क्वायर हटाया तो क्या चढ़ाया, रूट चढ़ाया, और रूट 144 का मान कितना 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 28 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि विकर्ण को अगर 2 गुना कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, तो कहा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुना, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो क्या होगा प्यारे साथियों, आइए अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, आयत है, मान लीजिए एक आयत है। अब आयत का यह विकर्ण है, तो पहले विकर्ण क्या है, डी है ना, लेकिन अब इसके विकर्ण डी है तो इससे बढ़ के हमारा प्यारे साथियों कितना हो जा रहा, अगर इसके विकर्ण को हम डी से 2 गुना करना तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, पहले डी था 2 गुना हुआ कितना हुआ 2d हुआ। तो प्यारे साथियों अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इस वाले विकर्ण का क्षेत्र मतलब विकर्ण जब आपको पता हो आज क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा फार्मूला, तो डी का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, हो नहीं होगा। तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2d का स्क्वायर अब बटे में क्या हो जाएगा 2 होगा, तो 2 को केवल बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 गुणे डी का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था
डी स्क्वायर बटे 2, लेकिन तब 2d हुआ है तो क्या हो गया, 4 गुना होगा कि नहीं हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि अगर विकल्प को 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल 4 गुना का हो जाएगा। विकल्प को अगर 4 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना आप बढ़ जाता है। ऐसे क्या हो, 2 गुना बढ़ाया तो 4 गुना होगा, बात समझ में नहीं है। तो 4 गुने पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आइए प्यारे साथियों, हम इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन हल करते हैं, यानी प्रश्न नंबर। राजन के सामने वार्षिक समस्या होती है तो पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझ को में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझ सकता। तो प्यारे साथियों, इसमें सबसे अच्छा विकल्प सी लग रहा है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, उसको पता नहीं चल पाता कब जोड़ें, कब घटाएं, कब गुणा करें, कब भाग करें। यानी सबसे पहले यानी कि उसको वह सीखना होगा, यानी विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है ना। तो प्यारे साथियों, अगर सेशन को अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। या 30 प्रश्नों की श्रृंखला रही यूपी टेट 2014 प्रश्न पत्र का। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हों तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।